Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Matter in our Surrounding और आज हम शुरुआत करेंगे लेटेंट हीट से। देखिए लेटेंट हीट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बड़े ध्यान से इसे समझेंगे। जो लेटेंट वर्ड का मतलब होता है ना वो होता है हिडन यानी छुपा हुआ। तो आप पढ़ने जा रहे हैं छुपी हुई हीट। अब इसे छुपी हुई हीट क्यों कहते हैं वो आपको अभी पता लग जाएगा। देखिए किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट एनर्जी देते हैं, जो हीट सिर्फ उसकी स्टेट में चेंज करती है पर उसके टेम्परेचर को बढ़ाती नहीं है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी कि एक सब्सटेंस को उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए, सिर्फ स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट दी जाती है, जो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, सिर्फ उसकी स्टेट में चेंज करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। अब लेटेंट क्यों, छुपी हुई क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं रही, ये सिर्फ स्टेट में क्या कर रही है? चेंज। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। तो क्या होती है लेटेंट हीट? The heat energy which has to supplied to change the state of substance without rise in temperature is called latent heat. किसी भी सब्सटेंस को दी गई वो हीट जो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, सिर्फ उसकी स्टेट में चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करती है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। देखिए the latent heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction between the particles of substance. कि जो हीट एनर्जी हम देते हैं, लेटेंट हीट जो हम देते हैं किसी सब्सटेंस को, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, वो सिर्फ किस चीज़ में खर्च हो जाएगी? जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को तोड़ के उस सॉलिड को लिक्विड में या उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में वो हीट क्या हो जाएगी? यूज हो जाएगी और टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, सिर्फ स्टेट में चेंज करेगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। एग्जैक्टली क्या होता है कि जो लेटेंट हीट होती है वो सब्सटेंस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती, वो सिर्फ क्या करती है? पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को तोड़ती है, उसके ऊपर ओवरकम करती है और पार्टिकल्स को दूर करके क्या करती है? सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करती है। मतलब सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ओवरकम करती है और सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करती है, पर उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती नहीं है। और अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो फिर उसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए स्टेट में चेंज होते समय जो है सिर्फ क्या होता है कि स्टेट में चेंज होता है, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ओवरकम होता है, पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। जो लेटेंट हीट होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, जिसमें हम क्या करेंगे? यानी वो हीट जो किसी सब्सटेंस को दी जाएगी उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, सिर्फ स्टेट में चेंज करने के लिए। और जो दूसरी है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉयलिंग। तो हम एक एक करके ये दोनों टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट पढ़ेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग से। तो अब हम समझेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग क्या होती है। 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर बिना उसका टेम्परेचर बढ़ाए उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी जूल में, वही उस सॉलिड की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग कहलाती है। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर बिना टेम्परेचर उसका बिना टेम्परेचर राइज किए उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जूल में, उस हीट एनर्जी को उस सॉलिड के लिए बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको समझेंगे। देखिए ये हमारे पास एक आयरन स्टैंड है।
आयरन स्टैंड। और हमने यहां पे एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है। और यहां पे एक बर्नर रखा हुआ है। तो ये एक बर्नर है। और ये ट्राइपॉड स्टैंड है। और ये हमने इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एक वायर गॉज रखा हुआ है। वायर गॉज। और इसके ऊपर हमने एक बीकर रखा हुआ है। बीकर। और इस बीकर में हमने रखे हुए हैं आइस मेल्ट करने के लिए। और हमने यहां पे ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स किया हुआ है एक थर्मोमीटर। यह है थर्मोमीटर। जो ये थर्मोमीटर है वो यहां पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए है। जो मेल्टिंग आइस है उसका टेम्परेचर। अभी जो टेम्परेचर है वो जो मरकरी जहां तक गई हुई है वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। और ये -10 से लेके 110 तक टेम्परेचर को मेजर करता है। 110। यहां पे 1 2 एंड डॉट 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 110 तक। तो अभी जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने क्या किया, ये यहां पे आइस है, मेल्टिंग आइस। तो हमने क्या किया, अभी इस आइस को हीट एनर्जी देनी स्टार्ट की, इसको पिघलाना स्टार्ट किया। यह है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। तो जैसे ही हमने हीट एनर्जी देनी स्टार्ट की, तो जैसे ही हम हीट दे रहे हैं तो ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। हम लगातार इसको हीट करेंगे, लगातार हीट करने पर भी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है।
हमने यहाँ पे साथ में एक स्टायरर रखा हुआ है। स्टायरर सिर्फ आइस को हमें यहाँ पे मूव करेंगे, स्टायर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे स्टायरर रखा हुआ है। तो ये स्टायरर है। तो साथ साथ हम स्टायर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस मेल्ट होती जा रही है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ बढ़ नहीं रहा, जबकि हम लगातार यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और ये टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ा, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो गई और लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। इसका मतलब इस दौरान हम लगातार जो हीट दे रहे हैं, जो सिर्फ स्टेट में चेंज कर रही है पर टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रही है, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। हाँ, जब ये पूरा पिघल गया, जो आइस है वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या हुआ है, स्टार्ट। लेकिन जब तक स्टेट में चेंज हो रही थी तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना रहा। और कब तक बना रहा, जब तक आइस पूरी मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। तो उस दौरान जो वो हीट जो टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रही थी, सिर्फ स्टेट में चेंज कर रही थी, सॉलिड आइस को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर रही थी, उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। तो किसी भी सॉलिड के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग होती है वो कितनी होती है? द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड at its melting point without any change in temperature is called latent heat of fusion or melting of the solid। कि 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जूल में, वो एनर्जी उसके लिए कहलाएगी, उस सॉलिड के लिए कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। जो आइस होती है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम आइस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बिना टेम्परेचर बढ़ाए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो है 3.34 इंटू 10⁵ जूल। अब एक क्वेश्चन है यहां से जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आइस है वो ज़्यादा इफेक्टिव है किसी सब्सटेंस को कूल करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है वो एक सब्सटेंस को ज़्यादा अच्छा ठंडा करेगी एज कंपेयर टू वाटर जिसका भी टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का, लिक्विड वाटर का और आइस का दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ज़्यादा बेटर कूल कौन करता है, आइस। ऐसा क्यों है? देखिए, जो आइस है वो किसी भी सब्सटेंस से ज़्यादा हीट एनर्जी डिराइव करेगी, उससे लेगी अपने आप को पिघलाने के लिए लेटेंट हीट के रूप में। इसलिए वो सब्सटेंस को ज़्यादा ठंडा करेगी क्योंकि वो सब्सटेंस से क्या निकाल पाएगी, ज़्यादा हीट एनर्जी। किसके रूप में? लेटेंट हीट के रूप में। इसलिए जो आइस है वो किसी भी वस्तु को ज़्यादा ठंडा करती है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग। अब हम समझेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या बॉइलिंग क्या होता है। देखिए, 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी जूल में, वो उस लिक्विड के लिए कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 किलोग्राम सॉलिड को, लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी रिक्वायर होती है जूल में, वो उस लिक्विड की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, जहां पे वो टेम्परेचर बढ़ाएगी नहीं। एक एक्टिविटी से हम इस बात को समझेंगे। तो ये हमारे पास एक आयरन स्टैंड है, हमने वहां पे रखा हुआ एक ट्राइपॉड स्टैंड, एक बर्नर रखा हुआ है, बीकर है जिसमें पानी है, और ये स्टायरर है, थर्मोमीटर लगाया हुआ है टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे इस पानी को टेम्परेचर देंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो पहले तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक ये उबलना स्टार्ट नहीं हो जाता।
यानी कि जब तक पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये उबलना स्टार्ट होता है, उसके बाद हम जो लगातार हीट दे रहे हैं वो इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी नहीं, सिर्फ उस समय क्या होगा, स्टेट में चेंज होगा। जो ये बॉइलिंग वाटर है वो तेजी से स्टीम में कन्वर्ट होगा, पर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो इस समय जब बॉइलिंग वाटर रैपिडली स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और जो हीट हम उस समय लगातार दे रहे हैं, जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, सिर्फ स्टेट में चेंज कर रही है, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। तो क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग? द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस at its boiling point without any change in temperature is called latent heat of vaporization or boiling of the liquid। तो 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसको वेपर में या गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी जूल में, वही उसकी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। देखिए, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वाटर की, वो होती है 22.5 इंटू 10⁻⁵ जूल पर किलोग्राम पर केजी। तो 1 किलोग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, सिर्फ उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो 22.5 इंटू 10⁻⁵ जूल है। जो स्टीम होती है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, वो ज़्यादा सिवर बर्न करती है, ज़्यादा खतरनाक तरीके से जलाती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो स्टीम होती है उसके पास लेटेंट हीट के रूप में एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर को लेटेंट हीट मिल रही है तब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो स्टीम के पास जो हीट एनर्जी होती है वो लेटेंट हीट के रूप में क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, इसलिए वो ज़्यादा सिवर बर्न करती है। देखिए, जब हमने एक सॉलिड को मेल्ट किया और उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो उस समय हमने जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन दी है, अगर हम उस लिक्विड को जिसे सॉलिड को मेल्ट करके बनाया गया है उसको वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं यानी फ्रीज करते हैं, तो जितनी हीट हमने दी थी सॉलिड को मेल्ट होने के लिए उतनी हीट हमें वापस मिल जाएगी। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हमने एक लिक्विड को जितनी भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी है, अगर हम वेपर को वापस ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो हीट हमें वापस मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। अब हम समझेंगे कि प्रेशर को चेंज करके हम मैटर की फिजिकल स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या इफेक्ट होता है प्रेशर को चेंज करने का एक मैटर की फिजिकल स्टेट पे। देखिए, हम एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं उस पे प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके। तो बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर वी कैन लिक्विफाइड ए गैस। हम एक गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये एक पिस्टन है। और यहाँ पे जो है गैस के पार्टिकल्स हैं। गैस पार्टिकल्स। तो हम क्या करेंगे, इस गैस के लिए टेम्परेचर को कर देंगे कम और इस पे प्रेशर हम बढ़ा देंगे। तो देखिए क्या होगा, इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब पिस्टन से इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे।
तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे। गैस को ठंडा करने से उसके पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और प्रेशर बढ़ाने से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। अब अगर हम और ठंडा करते हैं इसको, यानी प्रेशर और बढ़ा देते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो अगर हम प्रेशर और बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को और कम कर देते हैं तो क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और उनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये लिक्विड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। मतलब जो गैस है वो लिक्विफाइड हो जाएगी। तो ये है लिक्विफाइड गैस। लिक्विफाइड गैस। तो इस प्रकार से टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को इंक्रीज करके हम एक गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर आते हैं उसमें जो गैस होती है उसे इसी प्रकार से लिक्विफाई किया हुआ होता है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं वो भी इसी प्रकार से करते हैं। पहले हम एक बड़े से स्टील चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रखते हैं और उसका टेम्परेचर बहुत ही कम कर देते हैं, एक्सट्रीमली लो, और उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं, बहुत हाई प्रेशर रखते हैं, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ जाता है और मोशन बिल्कुल कम हो जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है।